मैं अमरीश कुमार सिंह, सेकंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास विषय पर चर्चा करेंगे। इतिहास का परिचय, इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या होता है। ये बच्चों के बीच में एक मिथ है कि इतिहास एक बोझिल तथ्यों का विषय है। बहुत से लोग इसको पढ़ना नहीं चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि इसमें तथ्यों का समावेशन बहुत ज्यादा होता है। फैक्चुअल हिस्ट्री कह देते हैं, इसका उपहास भी उड़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इतिहास के फैक्ट्स को कनेक्ट करके अंतर संबंधित करके पढ़ा जाए तो इतिहास विषय बहुत ही रोचक विषय है। आज हम आपको इतिहास की यात्रा कराएंगे, मानव का उद्विकास कैसे हुआ और आज आधुनिक मानव जो होमो सेपियंस है उसका एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व कैसे पूरे पृथ्वी पर आया। और इसकी यात्रा बहुत लंबी है, लाखों वर्ष है, लेकिन उसको हम मिनिमाइज करके आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से, फैक्ट के माध्यम से, स्टोरीज के माध्यम से, इवेंट्स के माध्यम से हम आपको एक ऐसे तार में पिरो के बताएंगे कि आपको इतिहास इतना रोचक लगेगा कि अन्य विषयों को आप इसके पीछे छोड़ देंगे। सबसे पहली बात जो है, मैंने लिखा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, कला और संस्कृति। हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं भारत के संदर्भ में। यहां पे प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, कला और संस्कृति। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम भारतीय इतिहास पढ़ते क्यों हैं। भारतीय इतिहास पढ़ने के कई संदर्भ हो सकते हैं। हर एक वर्ग के विद्यार्थी के लिए यह संदर्भ अलग हो सकता है। कोई सिर्फ यूपीएससी के लिए पढ़ना चाहता है, कोई स्टेट कमीशन के लिए पढ़ना चाहता है, कोई सिविल सर्विसेज के लिए, तो कोई वनडे एग्जाम के लिए पढ़ना चाहता है, तो कोई इसमें यूजी, पीजी और नेट के बाद इस लेक्चरशिप की जॉब के लिए पढ़ना चाहता है। संदर्भ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उस विषय में जो भी लिखा गया है इतिहास, वो हमें आपको पढ़ना है। और जो सबसे समझने वाली चीज ये है कि कभी कभी हमारे इतिहास के विद्यार्थियों के बीच एक भ्रम की स्थिति रहती है कि कबीरदास जी का जन्म कहां हुआ, उनकी मृत्यु कहां हुई। इस तरीके के कई संदर्भ रहते हैं जिसमें वैचारिक मतभेद रहता है विद्वानों के बीच में। तो जो फैक्ट वेरीफाइड नहीं है, जो पूरी तरीके से प्रमाणिक नहीं है, उस पोर्शन से इतिहास में प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो कोशिश करें कि ऐसे विवादों से बचें, जो मीनिंगलेस डिस्कशन है, जो अर्थहीन आपके वाद विवाद है, उनसे बचने की कोशिश करें। और कोशिश करें कि हम पूर्ण रूप से वो चीज पढ़ने की कोशिश करें जो हमारे आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में हमारे सफलता की गारंटी सुनिश्चित करे। तो हम आज पढ़ेंगे इसका महत्व क्या है, इसकी रोचकता कैसे इस विषय में हम पैदा करें, अध्ययन क्यों करें इसका। भाई इतिहास का अध्ययन क्यों करें, इतिहास की जगह पे किसी और का भी अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन इतिहास विषय को सेकंड क्लासेस के माध्यम से मेरा बताने का पर्पज ये है, उद्देश्य ये है कि इतिहास जो एक भ्रांति बन चुकी है विद्यार्थियों के बीच में कि आंकड़ों का एक विषय है, ये आंकड़ों का विषय नहीं है, ये समझ का विषय है। जब आप इसके तथ्यों को कनेक्ट करेंगे, इसकी सारी स्टोरी को कनेक्ट करेंगे, तो ये विषय आपको इतना रोचक लगेगा, इतना मजेदार लगेगा कि अन्य विषयों से आप जब इसका कंपेयर करेंगे तो इतिहास आपको ज्यादा सरल, सहज और स्पष्ट लगेगा। इसी विषय में आज हमको बात करना है। इसमें आपको कैरियर बनाना है, तो इसमें कैरियर बनाने के लिए आप यूजी, पीजी के बाद नेट जेआरएफ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप उसमें और हायर स्टडी में जाना चाहते हैं तो आप यूपीएससी कर सकते हैं, जो आईएएस की परीक्षा होती है। अगर आप उस स्तर तक नहीं पहुंचना चाहते हैं, आप एक स्तर नीचे रहना चाहते हैं, तो स्टेट कमीशन, जिसको हम पीएससी कहते हैं, और भारत में कई स्टेट कमीशन एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, उसमें आप दे सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर हिस्ट्री को। उसके बाद में आपके कई वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे आपका बैंकिंग का हो गया, आपका रेलवे का हो गया, एसएससी का हो गया, और भी तमाम तरीके के ऐसे एग्जाम है, पेट हो गया, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया। ये सारे एग्जाम के लिए ये जो क्लास है, ये जो सेशन है, एक सीरीज है। ये इस सीरीज को हम बहुत लंबे समय तक लेके चलेंगे और टुकड़ों में इस सीरीज को हम आप तक पहुंचाएंगे। जो समझ हमारे लखीमपुर विद्यार्थियों के बीच में इतिहास को लेकर नहीं बन रही है, वो एक गहन समझ, एक गहरी समझ, एक रोचक समझ पैदा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज कि आपको थ्योरी, प्रैक्टिकल कोई भी पढ़ा सकता है, कोई भी विषय पढ़ा सकता है, लेकिन विषय को पढ़ना कैसे, उसकी अप्रोच क्या हो सकती है, उसका उपागम क्या हो सकता है, तरीका कौन सा बेस्ट हो सकता है, कौन सा वो स्मार्ट स्टडी वे है जिसके तहत आप
तथ्यों को बहुत आसानी से कनेक्ट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने परीक्षा में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब प्रश्न पत्र आपके सामने हो और आप अगर उत्तर को कनेक्ट कर पाए, पढ़ाई का असली मकसद तो वो है। अगर आप परीक्षा में उसको कनेक्ट ना कर पाए, अगर आपके वाइब्रेशन वहां तक नहीं पहुंच रहे, इसका मतलब आपने अध्ययन ठीक से नहीं किया है। आपके अध्ययन में कहीं ना कहीं कमियां हैं। आपको रिव्यू करने की जरूरत है, आपके उस स्टडी को, आपके उस सब्जेक्ट को। तो हमारा ये मानना है, इतिहास विषय के अध्ययन से पूर्व हम आपसे एक टाइम टेबल डिस्कस करना चाहेंगे, जो शायद एक बहुत बड़ी कमी रहती है। विद्यार्थी जब तैयारी करने के लिए कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेता है, विश्वविद्यालय में एडमिशन लेता है, स्कूलिंग में एडमिशन लेता है, तो हमें ये कभी नहीं सिखाया जाता है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। हमको सिर्फ ये बताया जाता है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो हमको टाइम टेबल कैसे मैनेज करना है। लेकिन हमको हमेशा डे बाय डे अपने आप को अपडेट करना है, डे बाय डे हमें अपने टाइम टेबल को मैनेज करना है। और वो मैनेजमेंट की आर्ट जिसने सीख ली है, उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक छोटा सा प्रयास है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जब टाइम टेबल की बात करेंगे तो उस टाइम टेबल में जब हम कोचिंग कर रहे हैं तो हम नोट्स बनाएंगे। हमको कोचिंग संस्थान से कुछ नोट्स अवेलेबल होंगे, कोचिंग संस्थान के माध्यम से हमको कुछ रेफरेंस बुक्स सजेस्ट की जाएंगी, कोचिंग संस्थान के माध्यम से हमको पत्रिकाएं, कुछ मैगजीन सजेस्ट की जाएंगी। उसके बाद में जब उन सबका हम अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने के बाद हमारी एक विषय के प्रति अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जब वो अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होगी तो हमको लगेगा कि हाँ, हमने कुछ उस विषय के समझ में जाना है, पहचाना है, उस विषय को हमने करीब से देखा है और उस विषय को हम जीना शुरू करते हैं। और जब आप विषय को जीना शुरू करते हैं तो आपके लिए तथ्य बहुत आसान हो जाते हैं, वो बहुत सहज हो जाते हैं, वो आपके अंदर अनुकूलता पैदा कर देते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग, जब आप किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो रिवीजन का होता है। फिर आप उसको रिवाइज करें और रिवीजन के बाद फिर आप उससे संबंधित एक क्वेश्चन बैंक लें, जिससे कि आपको ये गहराई तक पता लगे कि कौन से कॉन्सेप्ट आपके ठीक से क्लियर हैं, कहीं पे भी अस्पष्टता है, और कोई टॉपिक आपके बहुत स्पष्ट है जहां पे क्लियरिटी की कोई जरूरत नहीं है, पूरी तरीके से क्लियर है। तो रिवीजन करेंगे, रिवीजन के बाद प्रैक्टिस करेंगे, और जब प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद वो चीजें कंसोलिडेट हो जाएगी हमारे ब्रेन के अंदर, और फिर हम उसको बहुत जल्दी भूलेंगे नहीं। अगर हमें कहीं भी, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो हमारा, चाहे सेमिनार हो, चाहे गोष्ठी हो, चाहे स्कूलिंग हो, चाहे कॉलेज हो, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब हमसे कहा जाएगा कि आप प्राचीन इतिहास के विषय में बताइए, आप मध्यकालीन इतिहास के विषय में बताइए, आप आधुनिक इतिहास विषय बताइए, कला और संस्कृति के विषय में बताइए, ये सब एक दूसरे से कैसे अंतर संबंधित है, विश्व इतिहास क्या है, उसका भारतीय इतिहास से क्या संबंध है, इन सारे विषयों पर आपकी एक ऐसी समझ होगी कि जब आप किसी के बीच अपनी बात रखेंगे तो बड़े ध्यान से वो सुनेगा और बहुत इंप्रेसिव होगा आपके उस प्रेजेंटेशन के। तो उसके लिए आपको ये सारी चीज फॉलो करनी पड़ेंगी, नोट्स, अंडरस्टैंडिंग, रिवीजन, प्रैक्टिस, कंसोलिडेशन। जब तक वो विषय, उस विषय के जितने भी खंड हैं, आप ठीक से उसको कंसोलिडेट नहीं करेंगे, आपका जो एक्सप्रेशन है उस सब्जेक्ट का हमेशा कमजोर रहेगा, हमेशा वीक रहेगा। और सबसे बड़ी चीज होती है एक्सप्रेशन। हम आपसे कह दें कि अभी आपको वैदिक काल की स्त्री की दशा पर 500 शब्द लिखने हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि 50 शब्द भी आप पे बहुत भारी पड़ेंगे। लेकिन जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की दशा क्या थी, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा क्या थी, वैदिक काल में स्त्रियों की दशा क्या थी, कौन कौन स्त्रियां थी, कौन कौन से काम करते थे, कौन कौन सा सामाजिक स्तरीकरण था, कैसे कैसे वर्ग थे, वहां पे आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इन सारी व्यवस्थाओं का अगर आपने सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन किया है तो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। चुनौती तो उस अभ्यर्थी के लिए है जिसने केवल रटा है, समझा नहीं है, जिसने 4-10 पॉइंट रख लिए हैं कि स्त्रियों की दशा इस एज में ऐसी ऐसी थी। तो समस्या तो उसके लिए होगी। आपको पता है कि वैदिक काल में स्त्रियों की दशा ऐसी थी, ऋग्वैदिक काल में ऐसी थी, उत्तर वैदिक काल में ऐसी थी, मौर्य काल में ऐसी थी, गुप्त काल में ऐसी थी, उत्तर गुप्त काल में ऐसी थी। तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से आप अपने अध्ययन को बढ़ाएंगे, क्रमबद्ध तरीके से तथ्यों को अपने अंदर संजोएंगे, वैसे सरल और सहज होता चला जाएगा। अब बात आती है कि आप टाइम टेबल बनाएं कैसे। बहुत से विद्यार्थियों को ऐसा होता है कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी नहीं, तो हम एक जॉब करते हैं,
बहुत विद्यार्थियों की दिक्कत ये रहती है कि हम जॉब में हैं, फुल टाइम जॉब में हैं, तो क्या करें। हमारी फैमिली न्यूक्लियर है, हमारी फैमिली ज्वाइंट है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, हमारा मैरिटल स्टेटस, हम शादीशुदा हैं तो हमको ये दिक्कत है, हमारे काम ज्यादा है। तो तमाम तरीके की ऐसी चीजें हैं, तो उनको भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है कि अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं तो वहां पे किन किन पॉइंट्स को आपको अपने अंदर रखना है। सबसे बड़ी चीज है पोटेंशियल एनर्जी, वो आपके अंदर है कि क्षमता आपकी क्या है, आपकी ऊर्जा क्या है। आपने स्कूलिंग की होगी, उसके बाद कॉलेज लाइफ जी होगी, यूनिवर्सिटी लाइफ जी होगी, तमाम तरीके के आपको शिक्षक मिले होंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी मिले होंगे, स्कूलिंग के टाइम में भी मिले होंगे, कॉलेज के टाइम में भी मिले होंगे। उन्होंने आपको कभी ना कभी आकलन रिजल्ट के माध्यम से, स्कोर कार्ड के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से आपको बताया होगा कि आप हिस्ट्री में बहुत अच्छे हैं, आप ज्योग्राफी में बहुत अच्छे हैं, ज्योग्राफी में भी, फिजिकल ज्योग्राफी में आप बहुत अच्छे हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में आप थोड़ा अच्छे नहीं हैं। उन्होंने आपको हमेशा सजेस्ट किया होगा, बताया होगा। तो उसके एनालिसिस पर, उसकी समीक्षा पर आप ये तय कर सकते हैं कि आपकी क्षमता क्या है। आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो या घर के दबाव में कर रहे हो, आपका भी कोई रुचि है। क्योंकि यूपीएससी में जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, कोई रिलेटिव नहीं लिखेगा, कोई फैमिली मेंबर नहीं लिखेगा, कोई आपका कलीग, कोई आपका दोस्त नहीं लिखेगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो आपकी पोटेंशियल क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, आपकी ऊर्जा और क्षमता क्या है, उसका आकलन सबसे बड़ी चीज है। इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद आपका आईक्यू लेवल क्या है। आईक्यू लेवल मतलब आप जब स्कूलिंग के समय थे तो आप क्लास में एवरेज स्टूडेंट थे, एक्सीलेंट थे, गुड थे, वेरी गुड थे, पुअर स्टूडेंट थे, ये आपको पता लग गया होगा। इसके बिहार पर आप अपने करियर का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एक एकेडमिक, एक कॉम्पिटिटिव। आपकी हिस्ट्री पढ़ने की अप्रोच क्या है, कॉम्पिटिटिव अप्रोच है या एकेडमिक अप्रोच है। एकेडमिक अप्रोच में ये होता है कि आपने यूजी किया, पीजी किया, उसके बाद नेट जेआरएफ के बाद आप टीचिंग प्रोफेशन में चले जाते हैं। आप किसी तरीके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना नहीं चाहते, चाहे आपका यूपीएससी हो चाहे पीएससी हो। दूसरा आपका टाइमिंग फ्रेम। सबसे बड़ी बात आती है टाइम को फ्रेम कैसे करें, क्योंकि 24 घंटे से ऊपर आप समय को नहीं एक्सटेंड कर सकते हैं। एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, उसमें आपको सोना भी है, अपना जो भी दैनिक कार्य होते हैं वो भी करने हैं, घर का भी काम करना हो सकता है, और भी चीजें हैं वो भी करने हैं। तो उसको टाइम फ्रेम कैसे करें, कैसे पढ़ाई का एक हम सुनियोजित, व्यवस्थित और अनुशासित एक समय सारणी बनाएं। उसके लिए मैंने कहा है कि ऐसी प्रॉब्लम आती है, जैसे फैमिली है, किसी की न्यूक्लियर फैमिली हो सकती है जिसमें मम्मी पापा हैं और उनके अविवाहित बच्चे हैं। एक ज्वाइंट फैमिली हो सकती है जिसमें 2-3 जनरेशन एक साथ रहती हैं, तो उसमें ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। नंबर ऑफ मेंबर ज्यादा हो सकते हैं, नंबर ऑफ वर्क ज्यादा हो सकता है, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। न्यूक्लियर फैमिली है तो उसमें कम दिक्कतें हो सकती है। तो इस तरीके की बातें आती हैं। तो ये मैंने लिखा है कि इनके बिहाफ पर आप अपना कैसे टाइम फ्रेम करें। दूसरी चीज आती है मैरिटल स्टेटस। आप अविवाहित हैं तो समय हो सकता है आपके पास ज्यादा हो, विवाहित है तो समय कम हो सकता है। इसके हिसाब से आपको कहाँ अपने टाइम को मिनिमाइज करना है, कहाँ मैक्सिमाइज करना है, कहाँ रिड्यूस करना है, कहाँ एक्सपेंस करना है, ये आपको तय करना है। क्योंकि आपका व्यक्तिगत जीवन में आपको पता है किसको महत्व कम देना है, किसको महत्व ज्यादा देना है। हमसे बेहतर आप अपने विषय में जानते हैं। मेरा काम है आपको गाइड करना और बताना कैसे आपको टाइम फ्रेम करना है स्टडी के लिए, एग्जाम के लिए। जॉब, किसी की जॉब फुल टाइम हो सकती है, किसी की पार्ट टाइम हो सकती है। फुल टाइम जॉब जिसकी होती है उसको कम समय मिल सकता है, पार्ट टाइम वालों को ज्यादा मिल सकता है। तो ये एक नेचर रह सकता है। तो इसके आधार पर भी आपको क्या करना है। डे शिफ्ट, कोई नाइट शिफ्ट, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है। तो कई बच्चे ये क्वेरी करते हैं कि सर कहा जाता है कि सुबह 4 बजे हम अगर पढ़ें तो ज्यादा याद होता है, जल्दी याद होता है। ये भ्रांतियां हैं। किसी भी साइंटिफिक अप्रोच में ये नहीं कहा गया है कि आप सुबह अगर याद करते हैं तो वो आपको लंबे समय तक याद रहता है। सुबह का वक्त इसलिए कहा जाता है, सुबह जब आप एक अच्छी नींद लेकर उठते हैं तो फ्रेशनेस रहती है। दूसरी चीज पिन ड्रॉप साइलेंस रहती है। जो अननेसेसरी जितना भी नॉइज होता है, शोरगुल होता है, वो सब कुछ सुबह साइलेंट रहता है। इसलिए उस सुबह के फेज को, ड्यूरेशन को, सेशन को हम मानते हैं कि पढ़ाई के अनुकूल है, अध्ययन के अनुकूल है। अगर इस समय अध्ययन किया जाए तो चीजें ज्यादा कंसोलिडेट होती हैं, ज्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। और इसके पीछे कोई ऐसी वजह नहीं है कि सुबह अगर पढ़ा जाए तो याद ही रहेगा। अगर आप उसकी विवेचना करेंगे वैज्ञानिक पद्धति, तो हर चीज आपको तर्क के रूप में दिखेगी। अगर सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे अगर कोई आपसे कहता है कि आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ लीजिए तो आपको बहुत जल्दी फायदा होगा। कभी आप उससे ये प्रश्न करिए कि क्या आपने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी है।
आपको क्या फायदे हुए, आप हमें 10 फायदा बता दीजिए। हम किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो हम बहुत सरल होते हैं, सहज होते हैं, और जब हम खुद पे अप्लाई करते हैं तो बड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स का मतलब ये है कि एनसीईआरटी तो हम 6 से पढ़ते हैं भाई। भारत सरकार की तरफ से एनसीईआरटी की किताबें हर एक स्कूल में रिकमेंडेड होती हैं, पढ़ी जाती हैं। फिर वही बच्चा जब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाता है, इलाहाबाद जाता है, तो वहां के कोचिंग संस्थान वाले कहते हैं कि आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए। पहले 6 to 12, 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए, उसके बाद में फिर आप तैयारी करने आइए। और यकीन मानिए, एनसीईआरटी की बुक्स अगर आप पढ़ेंगे फिर भी आपको शुरुआत वहीं से करनी है। तो कहने का मतलब यह है कि आप पहले अपनी पोटेंशियल को, अपनी एनर्जी को एनालाइज करिए कि आपके अंदर ऊर्जा कितनी है, आपको जाना किधर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने जो की है वो यहां अंतिम में आके की है। पहले मैं यहीं से चलता हूं, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। आपको किस शिफ्ट में पढ़ने में मजा आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आईआईटी के बच्चे हैं, मेडिकल के बच्चे हैं, फुल नाइट पढ़ते हैं, फुल डे सोते हैं, वो जीनियस है, वो जाते हैं 6 महीने में आईएएस क्रैक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रात में पढ़ने वाले सक्सेस नहीं होते हैं, कि सिर्फ सुबह ही पढ़ने वाले सक्सेस होते हैं। तो ये मिथ है, ये भ्रम है, इसको तोड़िए, इसको निकालिए। हेल्थ इश्यू, किसी के साथ में कोई शारीरिक समस्या हो सकती है तो वो अपना टाइम फ्रेम उसके अकॉर्डिंग करे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजेस, मैंने जो एरो लगाया है इसका मतलब होता है कम से कम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितना कम से कम आप यूज करेंगे उतना आप अपनी एनर्जी को सेव कर पाएंगे। यकीन मानिए, इतनी नॉन वेरीफाइड न्यूज, वीडियोस, लिंक्स, वेबसाइट्स सर्कुलेट होती हैं कि आप पूरे दिन अगर चाहेंगे तो उस पर ही आप लगे रहेंगे। मेरा ये मानना है, मेरा अनुभव ये कहता है कि आप टेक्स्ट बुक ऑफलाइन जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आप यूज ना करें, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उसका सदुपयोग करें। और जब आप सदुपयोग करने के लिए जाते हैं तो ये माइंड हमारा मन इतना चंचल होता है कि ये कहीं ना कहीं भटक जाता है और हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। जहां हमको 2 मिनट सोशल मीडिया को देने थे वहां हम धीरे धीरे 2 घंटे दे बैठे। 1 घंटा 118 मिनट का नुकसान हुआ हमारा। 2 मिनट के लिए मैं अपडेट करने के लिए सोशल मीडिया पे गया था और उसने अपने ट्रैप में, अपने जाल में ऐसा फंसाया कि 118 मिनट और एक्स्ट्रा मैंने दे दिए। और उसके बाद जब हम स्टडी टेबल पर पढ़ने के लिए आते हैं तो भी वो हमारे दिमाग में चलता है, लंबे समय तक वो हमें डिस्टर्ब करता है। पहली चीज तो, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कंटिन्यूटी ऑफ टाइम टेबल इज मस्ट। आपने आज 6 घंटे पढ़ा, कल 5 घंटे पढ़ा, परसों पढ़ा नहीं, अगले दिन आपने 2 घंटे पढ़ा, उसके 2 दिन तक आप कहीं शादी वगैरह में, किसी इवेंट में इंगेज रहे, बिल्कुल नहीं पढ़ा। फिर आपने धीरे धीरे फिर 1 घंटे पढ़ा। आप यकीन मानिए, कोई भी एक्सरसाइज हो, चाहे वो फिजिकल एक्सरसाइज हो, मेंटल एक्सरसाइज हो, चाहे वो इकोनॉमिकल एक्सरसाइज हो। एक दुकान है, अगर आप इसी तरीके से अनुशासनहीन तरीके से खोलेंगे तो आपकी दुकान शायद 1 महीने में ही बंद हो जाएगी। कोई बिजनेस है 1 महीने में ही बंद हो जाएगा। कंटिन्यूटी मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है, अनुशासन मांगता है। तो पहली चीज ये है कि आप अपने जीवन में अनुशासन रखें। अनुशासन बहुत जरूरी चीज है। डिसेंट्रलाइज टू सेंट्रलाइज फोर्सेस, आपके जितने भी डिसेंट्रलाइज फोर्सेस हैं, विकेंद्रीकृत जितनी ऊर्जा है, हमारी व्हाट्सएप पे है, हमारी फेसबुक पे है, हमारी इंस्टा पे है, हमारी ट्विटर पे है, हमारी किसी गर्लफ्रेंड में है, हमारी किसी बॉयफ्रेंड में है, हमारी किसी फैमिली में किसी इशू में है। जबकि उस इशू को अगर हम पूरी मेहनत करें, पूरा प्रयास करें, तब भी हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, तब भी उसका हल नहीं ढूंढ सकते, लेकिन फिर भी हम उसमें एंगेज हैं। किसी रिलेटिव की कोई प्रॉब्लम है, मम्मी से शेयर हो रही है, उसको सुनने में हम बहुत इंटरेस्टेड हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। और यकीन मानिए, जब आप अपनी सारी बिखरी हुई ऊर्जा को इकट्ठा करके एक पॉइंट पे फोकस करेंगे ना, सेंट्रलाइज करेंगे ना, तो यकीन मानिए आपको विश्वास नहीं होगा कि आप हैं। आप वो कर सकते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर पा रहा था। आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे कई क्लासमेट पहले अटेम्प्ट में आईआरएस क्रैक किए, आईएएस क्रैक किए। क्यों क्रैक किए? हमारे उनके बीच में कोई अंतर नहीं। एक ही हॉस्टल में रहते थे, एक ही साथ खाना खाते थे, एक ही साथ चाय पीते थे, एक ही साथ आउटिंग करते थे, शॉपिंग करते थे। फर्क 1-2 नंबर से कभी सक्सेस अनसक्सेस का होता है, उसी में ऐसा लगता है कि वो अलग भगवान ने बनाया है,
और हमको अलग बनाया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, यकीन मानिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम तजुर्बे से आपको ये बात कह सकते हैं कि अगर आपने जिस दिन अपनी सारी एनर्जी को सेंट्रलाइज कर लिया, सारी ऊर्जा को केंद्रीकृत कर लिया, उसके बाद अपने अध्ययन पे अपना पूरा फोकस लगाया, तो आप जो विषय, जिस विषय का सिलेबस, कोर्स जिसको आप 6 महीने में पूरा करना चाहते हैं, वह मुश्किल आप 2 महीने में, 1.5 महीने में, और बहुत ही फाइन तरीके से, बहुत ही प्रभावी तरीके से। ये भी नहीं कि आपने सिर्फ कोर्स के नोट्स बना लिए हैं, आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके सिर्फ नोट्स बना लिए हैं और नोट्स आपके पास सुरक्षित हैं, और वो नोट्स ये कह रहे हैं कि इस बच्चे ने कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है। ऐसा नहीं होगा। वो नोट्स घर पे होंगे, उन नोट्स में लिखी बातें, लिखी थ्योरीज, लिखे डिफिनेशन, वाक्य, परिभाषाएं सब उसमें होंगे, लेकिन साथ ही साथ वो आपके ब्रेन में भी होंगे। वो तब होंगे जब आप पूरी डिसेंट्रलाइज एनर्जी को सेंट्रलाइज कर देंगे अपने अंदर और पूरा फोकस अपने अध्ययन पर लगा देंगे, अपने एम पर, अपने टारगेट पर, जो भी आपने टारगेट चूज किया है। उसके बाद डिसिप्लिन देखिए, डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि डिसिप्लिन के बिना ये जितनी भी बातें कही गई हैं सारी निराधार है, इनका कोई औचित्य नहीं है। जीवन में अगर आपने अनुशासन मेंटेन कर लिया तो आप जीवन में पाएंगे कि सफलता आपको जो कई वर्षों में मिलनी थी वो चंद दिनों में मिल गई, चंद महीनों में मिल गई है। अनुशासन का इतना बड़ा रोल है, इतनी बड़ी भूमिका है, इससे हम कभी पीछे नहीं हट सकते हैं। और इस सत्य को हम चाहे जितना इग्नोर करें, लेकिन ये बिल्कुल कटु सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जिस समाज में डिसिप्लिन रहता है, जिस बच्चे में डिसिप्लिन रहता है, जिस सोशल ऑर्डर में, पॉलिटिकल ऑर्डर में, इकोनॉमिक ऑर्डर में डिसिप्लिन रहता है, वो हमेशा बूम करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, कोई डाउट नहीं उसमें है। उसके बाद में क्लैरिटी फॉर कैरियर और प्रोफेशन। सबसे बड़ी बात यह है कि क्लैरिटी क्या है। बहुत से बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आते हैं और पढ़ते हैं तमाम दिन, और उनसे पूछो आप करना क्या चाहते हैं? अब सर जो भी हो जाएगा हम कर लेंगे। क्या हो जाएगा ऐसे भाई? जो भी क्या हो जाएगा? आपने कुछ तय किया है? आप 10+2+3 करके आए हैं, हो सकता है +2 फिर कर लिया हो, 10+2+3+2 यूजी और पीजी करने के बाद आप आए हो, फिर भी आप कह रहे हो अभी कुछ नहीं, सोच रहे हैं कि हम सुपर टेट या बीएड कर लें, बीएड करने के बाद सुपर टेट कर लें, टेट कर लें। क्या ये चीज तो आपको 10th में ही क्लियर हो जानी चाहिए थी। 10+2 के बाद तो आप उस पर तैयारी शुरू कर देना चाहिए था, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था। ये क्लियरिटी फॉर कैरियर, जिस दिन एक चीज क्लियर हो गई कि आपको करना क्या है, 70% समस्याएं उसी दिन खत्म हो जाएंगी आपकी। और जिस दिन ये क्लियर नहीं हुआ कि आपको कैरियर में, प्रोफेशन में करना क्या है, कौन सा व्यवसाय करना है, आपको यूपीएससी करना है, पीएससी करना है, वनडे एग्जाम देना है, आपको नेट देना है, जेआरएफ देना है, या सिर्फ ज्ञानी बनना है, आपको ये तो तय करना पड़ेगा। ये तो आप ही तय करेंगे, हम नहीं तय करेंगे। और ये आप जब तय कर लेंगे, उसके बाद अपना कैरियर चूज करेंगे, तो वो तो बहुत सरलता से हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। उसमें बहुत एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप क्लियर है कि आपको एक्टर बनना है, डांसर बनना है, सिंगर बनना है, टीचर बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, डीएम, एसडीएम, क्या बनना है, आप क्लियर तो हो। आपकी जितनी डिसेंट्रलाइज एनर्जी है वो सेंट्रलाइज होकर आपके उसी प्रोफेशन और कैरियर पे लग जाएगी। अभी आपको लगता है, कोई मूवी देखते हैं, आपको लगता है कि नहीं एक्टर बनना बहुत अच्छा है, एक्टर बन जाए बहुत पैसा है। फिर आपको लगता है कोई वेब सीरीज देख ली, पॉलिटिशियन बन जाए तो बहुत पैसा है। आपको कभी कभी लगता है क्रिकेटर बन जाए, बहुत पैसा है। तो आप तय तो करिए, आपको भगवान ने किस लिए बनाया है। कुछ तो आपको अपने अंदर खूबियां, दूसरों के अंदर खूबियां देख के आप बताते हैं, कभी आप अपने अंदर भी तो झांके, आत्म मूल्यांकन तो करें। हम दूसरे का तो मूल्यांकन बहुत अच्छा करते हैं, अपना मूल्यांकन कितना कर पाते हैं। उसके बाद में ये टाइम टेबल जब आप फॉलो कर लेंगे, यकीन मानिए आप बहुत हाई एनर्जिक फील करेंगे, और उसके बाद आपको अपने जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। और इतिहास को लेकर जब हम चलेंगे ना, तो जो कॉन्फिडेंस हम आपको टाइम टेबल के माध्यम से दे रहे हैं, इस विषय में इस तरीके से आपको लेके चलेंगे, इसकी यात्रा को इस तरीके से लेके चलेंगे कि आपको लगेगा इसमें आपने डुबकी लगा ली है, खो गए हैं आप इसमें। एक एक तथ्य को कनेक्ट कर देंगे, एक एक घटना को कनेक्ट कर देंगे। कैसे हम आपको मानव के उद्विकास से लेकर 1947 तक लाएंगे, एक झटके में। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको वो तथ्य, जिन तथ्यों से आपको डर लगता था इतिहास के, वो इतने आसान है, इतने सरल है, इतने सहज है
गांधी जी कब आए, कौन कौन से आंदोलन चलाए, कब कब चलाए, क्या क्या प्रभाव निकले, कौन कौन से रेगुलेटिंग एक्ट्स आए, मतलब आपकी उंगलियों पर होंगे सारे। लगता है कि कहीं ना कहीं आपने उसको सुव्यवस्थित तरीके से नहीं पढ़ा है। आपने कभी पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़ लिया है, तो कभी आपने पानीपत का तृतीय युद्ध पढ़ लिया है, कभी आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ ली है, तो कभी आपने मुगल काल पढ़ लिया है, कभी आपने मराठों का इतिहास पढ़ लिया है, तो कभी आपने सिख का इतिहास पढ़ लिया है, कभी आपने जैन धर्म पढ़ लिया है, तो कभी आपने बुद्ध धर्म पढ़ लिया है, कभी आपने सूफी संतों को पढ़ लिया है, तो अभी आपने भक्ति आंदोलन पढ़ लिया है। सब कुछ अस्त व्यस्त और बिखरा हुआ पड़ा है, इसलिए आप उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे। कभी आपने द्वैतवाद पढ़ लिया है, कभी अद्वैतवाद पढ़ लिया है, कभी आप स्याहवाद पढ़ रहे हैं, कभी आप शून्यवाद पढ़ रहे हैं। कृषि की खोज कब हुई है, प्रथम अनाज कौन सा उगाया गया है, पहली बार चावल कब उगाए गए हैं, पहली बार गेहूं जौ कब उगाए गए हैं, पहली बार गन्ना कब उगाया गया है, गाय कब मिली है, घोड़ा कब मिला है। मतलब ये सारे जो सवाल है ना, ये आप बहुत ही सरल तरीके से सब हल कर लेंगे। एक बार आप रिवाइज करेंगे और आप लोगों को ऐसे बताएंगे जैसे आप इसमें मास्टर हैं। इतिहास में आप प्री हिस्ट्री पहले पढ़ते हैं, फिर प्रोटो हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिंदी में उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, प्री हिस्ट्री को, आग इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो का मतलब होता है कि जस्ट उससे पहले, किसी चीज के आगे जब प्रोटो लगाते हैं, प्रोटो का मतलब है जस्ट उस चीज से पहले का समय। तो प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री से जस्ट पहले का समय। तो ये प्रोटो हिस्ट्री मतलब आगे इतिहास, हिस्ट्री इतिहास। अब देखिए इसमें डिफरेंसेस क्या है, इसमें अंतर क्या है, हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे इन तीनों को, कि प्री हिस्ट्री में क्या अंतर है, प्रोटो हिस्ट्री प्री हिस्ट्री से कैसे अलग है, प्रोटो हिस्ट्री हिस्ट्री से कैसे अलग है। देखिए जब हम प्री हिस्ट्री की बात करते हैं तो उस समय मानव का अस्तित्व था, मानव का अस्तित्व था, लेकिन उस समय कोई लिपि का विकास नहीं हुआ था, लेखन कला का कोई विकास नहीं हुआ था, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, नो स्क्रिप्ट, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। लेकिन जब हम प्रोटो हिस्ट्री की बात करते हैं, प्रोटो हिस्ट्री में मानव का अस्तित्व था, स्क्रिप्ट भी थी, लिपि भी थी, लेकिन कला भी थी, बट नॉट डिकोडेड। आज तक हम उसको पढ़ नहीं पाए। यह डिफरेंस है प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री में। मानव का अस्तित्व था, लिपि थी, लेखन कला का विकास था, लेकिन उसको डिकोड नहीं हम आज तक कर पाए हैं, उसको हम पढ़ नहीं पाए। और ऐसी एक सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हम मानते हैं कि उसकी लिपि तो हमें मिली है, लेकिन आज तक हम उसको डिकोड नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए। उसके बाद में हिस्ट्री आ जाती है। हिस्ट्री का मतलब यह होता है कि मानव का अस्तित्व, लेखन कला का विकास, लिपि, और उसको हमने पढ़ भी लिया है। तो ये हो जाता है इतिहास। इतिहास जैसे वैदिक एज, ऋग्वैदिक, ऋग्वेद को हमने पढ़ा है, समझा है, उस पे कई टीका भी लिखे गए हैं, कई अन्य ग्रंथ उससे संबंधित लिखे गए हैं, क्योंकि उस लिपि को हमने डिकोड कर लिया है। तो कहने का मतलब यह है कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री, सबसे पहली चीज तो यह है कि इतिहास अब क्लियर हो कि किस किस फेज को हम कहते क्या है। हम कह देते हैं ये घटना, ये बात, ये पुरातत्व अवशेष ये प्रागैतिहासिक काल के हैं, ये पुरातत्व अवशेष हमारे आग इतिहास के हैं, ये अवशेष हमारे इतिहास के हैं। जो प्री हिस्ट्री है, प्रागैतिहासिक काल, यहां से हमें पुरातत्व अवशेष ही मिले, क्योंकि लेखन कला का विकास नहीं था, इसीलिए हम इसको स्टोन एज कहते हैं, पाषाण युग कहते हैं। पाषाणों से बने हमें उपकरण मिले हैं। यहां से उन उपकरणों के माध्यम से हमने उस काल के जो सामाजिक ढांचा था, जो उनकी अर्थव्यवस्था थी, जो उनका रहन सहन था, खान पान था, उस पर एक प्रकाश डालने की कोशिश की है। इसी तरीके से
जब हम प्रोटो हिस्ट्री में जाते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में जाते हैं, हड़प्पा सभ्यता में जाते हैं, तो उसमें हमें लिपि मिली है, लेकिन उस लिपि को हमने पढ़ नहीं पाए। तो हमें जो भी पुरातत्व सामग्री मिली है, अवशेष मिले हैं, उनके आधार पर जो भी कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है, उसी के आधार पर उनकी सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, मुद्रा, व्यापार, खेलकूद, उनकी धार्मिक व्यवस्था, इन सारी चीजों के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। यदि हम लिपि उनकी पढ़ लेते तो जिन पे हम अनुमान लगाते हैं, आज उसको जरूरत नहीं होती अनुमान लगाने की, क्योंकि अगर कोई भी इतिहास में पुरातत्व अवशेष मिलता है और उसका वेरिफिकेशन अगर उसी लिटरेचर से हो जाता है, किसी साहित्य से हो जाता है, तो वो जो फैक्ट होता है, जो वो वस्तु होती है, वो हिस्टोरिकली वेरीफाइड हो जाती है, ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित हो जाती है कि अब इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, अब ये चीज बिल्कुल प्रमाणित है। इस क्लास को और पढ़ना है, इसको क्लोज कर दीजिए। देखिए, हमने आपको इतिहास का महत्व क्या है, रोचकता क्या है, अध्ययन क्यों जरूरी है, कैरियर के विकल्प क्या हो सकते हैं, इसमें यूजी कर सकते हैं, पीजी कर सकते हैं, नेट कर सकते हैं, जेआरएफ कर सकते हैं, यूपीएससी स्टेट कमीशन के एग्जाम दे सकते हैं, इसमें आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं, वनडे एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद हमने चर्चा आपके टाइम टेबल पर की। टाइम टेबल में हमने आपको बताया कि नोट्स आप बनाएंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग, समझ विकसित होनी चाहिए, उसके बाद उसका रिवीजन होना चाहिए, उसका अभ्यास प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसका कंसोलिडेशन होना चाहिए, वो आपके मस्तिष्क में बिल्कुल फिट बैठ जाना चाहिए। आपको जो टाइम टेबल बनाना था वो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी, आपकी क्षमता और ऊर्जा के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए था। आपका आईक्यू लेवल क्या है, आपके शिक्षकों ने आपको, आपके रिपोर्ट कार्ड ने आपको बताया होगा, उसके हिसाब से आप अपना टाइम टेबल सेट करें। आपकी अप्रोच क्या है पढ़ने की, एकेडमिक है, कॉम्पिटिटिव है, आप पीजी करना चाहते हैं, नेट जेआरएफ करना चाहते हैं, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हैं। टाइमिंग क्या हो सकती है आपके 24 घंटे में, आप कैसे उसको फ्रेम करेंगे, उसके लिए मैंने कुछ फैक्टर रखे, कुछ बिंदु रखे, जिन बिंदुओं पर आपको वो टाइमिंग फ्रेम करना है। जैसे आपकी फैमिली न्यूक्लियर हो सकती है, ज्वाइंट हो सकती है किसी की, और किसी का मैरिटल स्टेटस, कोई मैरिड हो सकता है, कोई अनमैरिड हो सकता है, जॉब किसी की फुल टाइम हो सकती है, किसी की पार्ट टाइम हो सकती है, कि कोई डे शिफ्ट में पढ़ना पसंद करता है, कोई नाइट शिफ्ट में पसंद करना है। हेल्थ इश्यू किसी को हो सकता है, कोई शारीरिक समस्या हो सकती है जिसके कारण वो ज्यादा समय नहीं दे सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज आप कम करें। कंटिन्यूटी ऑफ टाइम टेबल, जो कंटिन्यू आपने टाइम टेबल फ्रेम किया है उसकी कंटिन्यूटी आप बनाए रखें, और जितनी भी एनर्जी आपकी डिसेंट्रलाइज है, बिखरी हुई ऊर्जा है, उसको समेटने की कोशिश करें, उसको एक बिंदु पर लगाएं। और जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, सबसे महत्वपूर्ण है, उसको बनाए रखें। नो कंफ्यूजन, क्लियरिटी होनी चाहिए आपके कैरियर और प्रोफेशन में आपको करना क्या है, सबसे बड़ी चीज। 70% समस्या आपकी वहीं खत्म हो जाएंगी। और मैंने आपको बताया कि जब हिस्ट्री की हम शुरुआत करेंगे तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री, इनमें क्या डिफरेंसेस है, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आगे इतिहास क्या होता है, इतिहास क्या होता है, वो एक दूसरे से कैसे अलग है। मैंने एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताया है कि किसमें आपको लिपि मिली, मानव का अस्तित्व था, लिपि मिली, पढ़ी जा सकी, किसमें लिपि मिली, पढ़ी नहीं जा सकी, किसमें लिपि मिली ही नहीं। ठीक है, और ये वीडियो है, तो आप जब वीडियो देखें तो उसमें कोशिश करें कि आप पेन का इस्तेमाल ना करें, पहले उसको एक बार सुने, और उसके बाद में ये आपका रिकॉर्डेड वीडियो है, इसको देखने की एक्सेस आपके पास अनलिमिटेड टाइम है। तो आप ऐसा ना करें, इसको लिखना शुरू कर दें। पहले आप पूरा वीडियो सुने कि मैं क्या कह रहा हूं, उसके बाद इसको नोट डाउन करें। इतिहास की इस यात्रा में हम इसको आज यही समाप्त करेंगे। इसके बाद जब हम शुरू करेंगे तो हम एक एक सेगमेंट को एक्सपेंशन देंगे, एक एक सेगमेंट को एक्सपेंशन देंगे। पहले तो अभी जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, और मेडिवल हिस्ट्री है, और मॉडर्न हिस्ट्री है, और आर्ट एंड कल्चर है, इसका एक फ्रेम मैं बनाऊंगा जो इंट्रोडक्टरी फ्रेम होगा, और उसी फ्रेम पे मैं आपको लेके चलूंगा। और लंबी यात्रा है, लेकिन यकीन मानिए सारे फैक्ट, सारे तथ्य आपकी जुबान पर होंगे, आपकी उंगलियों पर होंगे, ऐसा विश्वास है मेरा। धन्यवाद।